तो अब डिस्कस करते हैं सेक्शन 55A एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार। दोस्तों दरअसल टेक्स्ट बुक के अंदर भी इसको अच्छे से समझाया नहीं गया है, इसलिए स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को समझने में। तो आइए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मीनिंग आखिर होता क्या है। तो देखिए इसकी जो क्लोज ए है, धारा 55A की क्लोज ए, ये बोलते हैं कि उन मामलों में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उन मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उन मामलों में तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जिनमें दंडादेश, मृत्यु का दंडादेश है, या ऐसे विषय से जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होती हो, एग्जीक्यूटिव पावर विस्तारित होती हो, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए। और एक बार साथ के साथ इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि उन मामलों में राज्य सरकार जिसके अंदर अपराधी दंडादेश हुआ हो जहां की दंडादेश ऐसे विषय से जिस पर राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए। समझते हैं सेक्शन कहते क्या है। तो भारतीय संविधान की जो 7 शेड्यूल है वो आपको पता होगा, हमारे संविधान में 3 शेड्यूल बनाई गई हैं। एक है आपकी स्टेट लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट और एक है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। कुछ विषय लिखे हुए हैं स्टेट लिस्ट में, सूची फर्स्ट में कुछ स्टेट लिस्ट में विषय लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 करके इस तरह से कुछ विषय लिखे हुए हैं। इन पर कानून बनाने की पावर एब्सोल्यूटली स्टेट को ही है, लेकिन राष्ट्रीय हित का महत्व का कोई मामला हो या इमरजेंसी हो तो फिर अलग बात है। लेकिन यहाँ पर एब्सोल्युटली पावर जो होती है स्टेट को ही होती है कानून बनाने की। इसी तरह से यूनियन लिस्ट में कुछ विषय डाल दिए गए हैं, जैसे आपका आर्मी, डिफेंस और आपका इसके अलावा रेलवे, ये चीज़ें होगी आपकी। इसके अलावा आपका जैसे नोटों का कूटकरण, जो करेंसी है इंडिया की करेंसी, उसका कूटकरण, वे सारे आपके इस यूनियन लिस्ट के विषय हैं। यहाँ उनके संबंध में कानून केवल यूनियन बना सकते हैं, संघ बना सकती है, सेंट्रल कानून बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट की हम बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उन पर कानून स्टेट भी बना सकता है और यूनियन भी बना सकती है। अब कॉन्करेंट जो लिस्ट है हमारी समवर्ती सूची जो है उसके संबंध में बात करते हैं। हमारी जो आईपीसी है वो आपका समवर्ती सूची का विषय है, कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे हुए। इसी प्रकार सीआरपीसी वो भी कॉन्करेंट लिस्ट का ही विषय है। इसका मतलब ये हुआ आईपीसी में अगर कोई कानून बनाना है इसके ऊपर तो स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते हैं, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, दोनों को पावर है। अब देखिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कैसे डिफाइन किया है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ जो भी सब्जेक्ट लिखे हुए, जो भी विधियाँ लिखी हुई हैं, या सेंट्रल लिस्ट में जो भी आपके जैसे रेलवे हुआ, आपका आर्मी हुआ, डिफेंस हुआ, इसके अलावा और बहुत सारे एक्ट हैं, यदि इन एक्ट के अंदर किसी कोई बात ऑफेंस बनाई गई है या दंडनीय बनाई गई है और उसका दंड है मृत्यु का दंडादेश या आजीवन कारावास, तो इन मामलों में तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी केवल सेंट्रल, केंद्र सरकार। इसके अलावा केंद्र की एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ तक जाती है, जितनी भी यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली हुआ, चंडीगढ़ हुआ, पांडिचेरी हुआ, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश, वहाँ अगर कम्यूटेशन करना है किसी अपराधी के दंडादेश का, तो वहाँ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट हर उन मामले में होगी जिनमें उसकी पावर, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता हो, जैसे आर्मी एक्ट। रेलवे के अंदर अगर कोई ऑफेंस, ऐसा ऑफेंस होता है कि वहाँ दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है, तो उस मामले में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट केवल सेंटर होगी, केवल केंद्र होगी, क्योंकि केंद्र का विषय है और केंद्र की ही पावर वहाँ तक विस्तारित होती है, स्टेट की नहीं होती। इसके अलावा जैसे आपका रेलवे हुआ और आपका डिफेंस हुआ, आर्मी हुआ, ये सारे के सारे अगर यहाँ इन विधियों में जो विधियाँ बना रखी है सेंटर ने, उन विधियों में किसी भी बात को दंडनीय बनाएगा जिसमें सजा मृत्यु का दंडादेश है,
तो उस मामले में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सेंटर मात्र, केंद्र एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी। इसके अलावा आते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। तो यहाँ लिखा हुआ कि उन मामलों में राज्य सरकार, किन मामलों में राज्य सरकार, जिसके अंदर अपराधी दंडाधिष्ट हुआ है। अब ये वाली लाइन, इसका मतलब क्या है, जिसके अंदर अपराधी दंडाधिष्ट हुआ है? तो कभी कभी क्या होते हैं कि ऑफेंस किसी अन्य स्टेट में हुआ और ट्रायल किसी अन्य स्टेट में होता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए ये सेंटेंस यूज किया गया कि जिसके अंदर अपराधी दंडाधिष्ट हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, वही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। लेकिन कब? तो आगे सेक्शन में बोलते हैं जहां की दंडादेश ऐसे विषय से जिस पर राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करती हो, ऐसे विषय से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध यदि हुआ है और उसमें वो अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय था, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। मतलब किसी ऐसे विषय से, किसी ऐसी विधि के विरुद्ध अपराध हुआ है जो स्टेट लिस्ट का विषय है। सीधा सा मतलब ये होगा, अगर आप सरल भाषा में समझो कि जो संघ सूची में विषय लिखे हुए हैं उन पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, लेकिन केवल मृत्युदंड या आजीवन कारावास के मामले में। और अगर हम स्टेट की बात करें, जैसे पुलिस हुआ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हुआ, इसके अलावा और भी एक्ट है आपके जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, यदि वहाँ कोई मृत्यु का दंडादेश या आजीवन कारावास किसी अपराध की सज़ा लिखी हुई है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट लिस्ट का विषय है, सब्जेक्ट है, विधि है, और वो विधि स्टेट ने बनाई और उसके अगेंस्ट ऑफेंस किया, तो वहाँ कम्यूटेशन जो किया जाएगा वो किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा कुछ और समझते हैं। ये दोनों बातें आपको समझ आई गई होंगी, केंद्र सरकार कहाँ होगी और आपकी राज्य सरकार कहाँ होगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जैसे आईपीसी के एक सेक्शन है, अगर हम आईपीसी की बात करें, क्योंकि कौन करंट लिस्ट का विषय है, समवर्ती सूची का विषय, और दोनों का पावर है यहाँ पर। तो जरा देखिए, एक सेक्शन आती है आपकी 489A, 489B, C, D। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है कि नोटों का जो करेंसी होती है, बैंक नोट जो होते हैं उनका कूटकरण, नकली नोट बनाना, उसके संबंध में, और आईपीसी में है। और यहाँ जो सजा लिखी हुई है वो है आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और ये आजीवन कारावास लिखी हुई है सजा यहाँ पर, तो क्या यहाँ स्टेट को पावर होगी या यूनियन को पावर होगी? अब यदि आप संघ सूची पर जाओगे तो संघ सूची की एंट्री 36, एंट्री 93, एंट्री 36 में लिखा हुआ है कि जो कोई मतलब बैंक नोट या इनका जो कूटकरण होता है, करेंसी का कूटकरण होता है, वहाँ एक्सक्लूसिवली जो पावर होती है वह यूनियन की होती है। तो यूनियन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी इन 2-3 सेक्शन के संबंध में। इसके अलावा और भी सेक्शन हो सकती है, ये मैंने आपको दृष्टांत स्वरूप बताई है केवल कि भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 489 आपकी 489A, B, C, D, यदि कोई व्यक्ति बैंक नोटों का कूटकरण करेगा और आजीवन कारावास दिया जाता है और उसका लघुकरण करना है, आजीवन कारावास को कम्यूट करना है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ओनली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। क्योंकि जब आप यूनियन लिस्ट पढ़ोगे तो वहाँ एंट्री नंबर 36 पढ़ना, 36 में जो ये बैंक नोटों का कूटकरण है वो सेंटर का विषय है। इसके अलावा अगर 302 की बात करें हम, आईपीसी की जो 302 है, तो यदि ऑफेंस दिल्ली के अंदर हुआ तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दिल्ली सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और यदि उत्तर प्रदेश के अंदर या किसी अन्य स्टेट के अंदर जो यूनियन टेरिटरी नहीं है वहाँ यदि ऑफेंस होते हैं तो फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी। मेरे विचार से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।